हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से मेरे चैनल @टॉपर्स टच में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ मेरे जितने भी वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं तथा मेरे जितने भी पोस्ट मेरे ब्लॉग @टॉपर्स टच पे हैं वो आपके लिए उपयोगी साबित हो रहे होंगे और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए और मेरे ब्लॉग्स के साथ में भी जुड़े रहिए। आज मैं आपसे जिस विषय पे बात करने जा रही हूँ वह है महलवाड़ी व्यवस्था। पिछले वीडियो में भी मैं आपसे महलवाड़ी व्यवस्था के विषय में ही चर्चा की थी कि आखिर महलवाड़ी व्यवस्था है क्या, इसकी प्रारंभ कहाँ से हुई, किन किन क्षेत्रों के भारत से इसका प्रारंभ हमें देखने को मिलता है, 1801 के पश्चात किस प्रकार से कानून बनाते हुए महलवाड़ी व्यवस्था को भारत में वैधता प्रदान की गई थी। अब आज मैं आपसे अपने वीडियो में आज इस विषय को और अधिक आगे बढ़ाने का कार्य करूंगी और एक एक करके जितने भी इसके मुख्य बिंदु थे उसकी चर्चा करूंगी। अब जैसा कि हम देखते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात किया था रेगुलेशन ऑफ 1822 का, उसी को वैधता प्रदान करने के लिए रेगुलेशन 7 ऑफ 1822 आया था, जो कि 1822 का जो रेगुलेशन था उसे कानूनी वैधता प्रदान करने का कार्य किया था। इसमें जो था 30% जो कर था वो वसूल करके जमींदारों के द्वारा दिया जाता था। यदि जमींदार किसी भी स्थिति में गांव में नहीं होते थे, उस समय में जो ग्राम सभा होता था ये उसका कार्य हो जाता था कि जो निर्धारित कर है वो वसूल करके ब्रिटिश शासन को देने का कार्य करे। यहाँ पे हमें यह देखने को मिलता है कि भूमि कर भूभाटक का 95% जो है वो हो गया था और यहाँ पे देखा यह जा सकता है कि इसके रेगुलेशन के पश्चात में करों में अचानक से बहुत अधिक बढ़ोतरी हो गई थी, जिसको कम करने का काम विलियम बेनेडिक्ट ने किया था, जिसे वो कर का जो दर था उसे कम करके 66% पर लाने का कार्य किया था। रेगुलेशन 7 ऑफ 1822 के बाद हम देखते हैं कि रेगुलेशन 9 ऑफ 1833 आया था, जिसमें कि हम देखते हैं कि जो मर्टिन बर्ड्स थे उनका भी उल्लेखनीय भूमिका रहा था। इसमें जो उपज पे जो कर लगता था उसको सरल बनाने का प्रयास किया गया था। अलग अलग जितने भी प्रकार के भूमि होते थे उनके उपजाऊपन के अनुसार और जिस प्रकार के फसल होते थे उसके अनुसार उसे अलग अलग प्रकार के भूखंडों में विभाजित करने का कार्य किया गया था। यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि जितने भी जो क्षेत्र थे उसके मानचित्र तैयार करवाए गए थे और साथ ही साथ जो रजिस्टर्स था उसका भी या लेखा जोखा जो कहा जा सकता है उसको मेंटेन करने का काम इस रेगुलेशन के पश्चात किया गया था। तो एक प्रकार से यहाँ पे कहा जा सकता है कि एक अनोखा एक हम कह सकते हैं कि कदम रहा था इस भू व्यवस्था के साथ में कि जो खेतों का मानचित्र था और रजिस्टर्स का मेंटेनेंस करवाना, ये इस रेगुलेशन ऑफ 1833 के पश्चात प्रारंभ हो जाता है। इसी के बाद हम देखते हैं कि जो मर्टिन बर्ड है उन्होंने कुछ बिंदु यहाँ पे सामने रखा था इस महलवाड़ी भू व्यवस्था को लेकर के कि किस प्रकार इसे सरल बनाया जा सके, स्पेशली जो उत्तरी भारत का जो दिशा था वहां पे। इसीलिए शायद इनको फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्थ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे एक एक करके कि आखिर इनके द्वारा क्या क्या प्रस्ताव रखे गए थे और किन बिंदुओं पर कार्य करने का प्रयास किया गया था। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक एक करके जितने भी भूभाग थे उसका कोई एक भूखंड जो होता था या भूभाग होता था उसका सर्वेक्षण किया जाता था। उसी के आधार पे ये निर्धारित किया जाता था कि भूमि जो है वो बंजर होगी या उपजाऊ है। इसका निर्धारण एक ही जो भूभाग होता था भूखंड का उसके आधारित पर निर्धारित होता था। इसके जो अगर इसके पश्चात कि किस प्रकार का भूमि है वो बंजर है या उपजाऊ है, इसके पश्चात हम देखते हैं कि जो कर होता था वो निर्धारित करने का काम होता था। किस प्रकार का भूमि है, बंजर है या उपजाऊ है, उसी के आधार पे कर का निर्धारण अलग अलग करने का प्रयास किया गया था। इसी के अनुसार ये भी देखने को मिलता है कि कहां पर से कितना अधिक कर वसूली हो सकता है, कितने लोगों की आवश्यकता है वहां पे, उसी के अनुसार जो अधिकारी थे या जो अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी उसका भी एडजस्टमेंट्स हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे जो दर था कर का वो 66% और 30 वर्षों के लिए किया गया था। तो यहाँ पे ये देखा जा सकता है कि जो कर का जो दर था वो कम करने का या कम रखने का प्रयास किया गया था।
परंतु बाद में फिर हम देखते हैं कि जेम्स थॉमसन का जो कार्यकाल था 1843 से 1853 का, इसमें इस व्यवस्था को पुनः समाप्त करने का कार्य किया गया था। परंतु 1855 में सहारनपुर का एक नियम जो है वो आया था, जिस समय में डलहौजी उन्होंने यह सुझाव दिया था कि 66% जो कर है उसको कम करके उसको 50% तक लाने का प्रयास किया जाए। तो यहाँ पे हम कुल मिला के देखते हैं कि जितने भी रेगुलेशंस आए थे वो करों को कम करने की बात करता जरूर है, परंतु किसी भी प्रकार से जितने भी रैयत थे उन्हें कहीं भी रियायत नहीं मिली थी। बहुत ही हम कह सकते हैं फोर्सफुली या उनके शोषण के साथ में जो कर थे वो वसूले जा रहे थे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो करों का इतना अधिक वसूला जाना जो लंबरदारों के द्वारा हो रहा था, एक नया वर्ग तैयार हो गया था जमींदारों के जगह ही लंबरदारों का, जो कि बिचौलियों के जैसा भी काम कर रहे थे। जितने किसान थे उनको और अधिक शोषण हो रहा था। यहां तक हमें उल्लेख मिलता है कि जो लंबरदार थे वो कृषकों से ही जितना बेगार हो सकता है वो भी करवाया करते थे। अब एक एक करके मैं आपसे चर्चा करूंगी कि आखिर में इसके गुण और दोष क्या रहे थे। यदि हम महलवाड़ी व्यवस्था के गुण के विषय में बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो मुनाफा या फायदा कहा जाए इस व्यवस्था से वो पहुंचाने का काम ब्रिटिश सरकार को ही हुआ था, और यही शायद इस व्यवस्था के गुण भी रहे थे। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं जो फर्स्ट इसका बिंदु हम कह सकते हैं गुण का, वो ये रहा था कि जो सरकार का आय था वो इसके पश्चात निर्धारित होना प्रारंभ हो गया था। दूसरा हम देखते हैं जो गुण रहा था महलवाड़ी व्यवस्था का, वो ये रहा था कि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कर वो फिक्स्ड हो गया था, निर्धारित हो गया था, और उसको वसूला जा रहा था रैयतों के से। यहाँ पे और देखने को जो तीसरा बिंदु हमें मिलता है या जो गुण रहे थे महलवाड़ी व्यवस्था का, वो यह रहा था कि शीघ्रता के साथ में जो है ये सिस्टम ही ऐसा बना हुआ था कि वो शीघ्रता से जो कर थे वो वसूला जा सकते था, और एफिशिएंट सिस्टम की तरह ब्रिटिश सरकार के लिए ये महलवाड़ी व्यवस्था उभर करके हमारे समक्ष आता है। जो चौथा रहा था गुण, एक प्रकार से यहाँ पर जब शुरुआती दौर में जब इस व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा था उस समय हम देखते हैं कि जो जमींदारों से कुछ समय के लिए रैयतों को जरूर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि राहत मिली थी, परंतु फिर से जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा जो वस्तु स्थिति रही थी वही पहुंच गए थे रैयत, और उनका शोषण शायद हम कह सकते हैं कि और अधिक होने लगा था। अब हम आते हैं कि दोष पे कि आखिर में क्या क्या दोष रहे थे महलवाड़ी व्यवस्था का, उसका मैं एक एक करके आपसे चर्चा यहाँ पे करती हूँ। जो दोष रहे थे सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो लंबरदार थे उनको कुछ अधिक ही शायद कहा जा सकता है यहाँ पे, या ये कहा जा सकता है कि ये कहना या सही होगा कि जो लंबरदार थे उन्हें कुछ ज्यादा ही अधिक विशेषाधिकार दे दिया गया था, जिसका दुरुपयोग उनके द्वारा किया जाने लगा था। हमें यह भी उल्लेख मिलता है कि जबरदस्ती भी इनसे हस्ताक्षर कृषकों से करवा लिया जाता था। लंबरदार जो थे वो खुद ही बिचौलियों की तरह काम करने लगे थे। एक नया वर्ग ही कहा जा सकता है कि इन लंबरदारों के बीच में से ही बिचौलियों का वर्ग जो था वो तैयार हो गया था। तो दोहरा मार हम कह सकते हैं जो कृषक थे वो झेल रहे थे, लंबरदारों का भी, और जो एक नया वर्ग था लंबरदार बिचौलियों का, उसको भी झेलने का काम रैयत जो थे वो कर रहे थे। जितने भी छोटे कृषक थे जिनसे भी उनका भूखंड छीन गया हो और जो काम कर रहे थे उनसे लंबरदार बेगार का कार्य करवाया करते थे। उसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि जो रैयत थे उनपे और अधिक बोझ लादने का काम महलवाड़ी व्यवस्था के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि जो उसका डिमेरिट्स या जो दोष रहा था वो ये रहा था कि अगर अकाल की भी स्थिति हो उस समय में भी जो फिक्स्ड कर का जो दर था, अमाउंट, वो कृषकों को देना ही पड़ता था। जितने भी यहाँ पे कहा जा सकते हैं कि गुण और दोष जो भी रहे हो, इसके अलावा यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि ये जो महलवाड़ी व्यवस्था था एक प्रकार से जो जितना भी भू व्यवस्था या सिस्टम स्टैब्लिश किया गया था ब्रिटिश शासन के द्वारा, ये उसको एक अंत की तरफ ये कहा जा सकता है या बदलाव की तरफ ले जाने का भी काम किया था। अब यदि कुछ और बिंदुओं की यहाँ पे चर्चा की जाए महलवाड़ी व्यवस्था की या उसकी विशेषता को लेकर के, तो यहाँ पे ये देखा जा सकता है कि जो महलवाड़ी व्यवस्था थी इट हैड द एलिमेंट्स ऑफ बोथ द रैयतवाड़ी एंड द जमींदारी सिस्टम।
उसके बाद हम यहाँ पे एक और पक्ष इसका देखते हैं कि जो पंजाब है या पंजाब का जो क्षेत्र था उस समय, वहां पे महलवाड़ी व्यवस्था का एक संशोधित रूप हमें देखने को मिलता है, जिसको कि ग्राम व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है यहाँ पे एक प्रकार से कहा जा सकता है कि ये टैक्सेशन को पंजाब के क्षेत्र में कम करने का एक प्रयास था, क्योंकि वहां भूमि जो है वो बहुत अधिक उपजाऊ थी और शायद इसी के वजह से वहां पे एक संशोधित रूप पंजाब में देने का कार्य महलवाड़ी व्यवस्था को किया गया था। अब आगे हम देखते हैं कि ब्रिटिश काल में आखिर जो महलवाड़ी व्यवस्था स्थापित की गई थी उससे भारत का जो भू संरचना था उसमें क्या बदलाव हुआ। तो ये देखा जा सकता है कि जो 30% भूमि थी भारत की वो ब्रिटिश शासन के डायरेक्ट कंट्रोल में चली गई थी। यदि अन्य और हम पहलुओं की यहाँ पे चर्चा अगर करते हैं तो हमें यह देखने को मिलता है कि 1840 तक इतना बुरा स्थिति हो गया था, कर जितना अतिरिक्त डाला गया था कृषकों पर, जितने भूभाग थे उसका एक प्रकार से देखा जा सकता है कि ऐसा माहौल तैयार हो गया था कि जितने भी जो खेत थे और भूभाग थे जहां खेती होती थी वहां पे कोई मालिक रहा ही नहीं था। तो जितने भी जमीन जो खरीदने वाले लोग थे वो ये निर्धारित ही नहीं कर पाते थे आखिर जमीन किन से खरीदा जाए। और एक ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा था महलवाड़ी व्यवस्था का, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो कर था उसको कम करने का ही काम किया था। और ये जो हम कह सकते हैं कि एक अवस्था जो यहाँ पे क्रिएट हुआ था वो 1840s के अराउंड में हुआ था, जहां पे जो भूखंड थे उसके कोई भी खरीदार मिल ही नहीं रहे थे। महलवाड़ी व्यवस्था का हम एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक दुष्परिणाम ये भी रहा था कि जो बहुत सारे कृषक, छोटे छोटे कृषक, वो तैयार हो गया था एक वर्ग, काश्तकार भी जिनके पास में काम नहीं था। और ये सभी सबसे अधिक जो छोटे कृषक थे और काश्तकार, ये हम कह सकते हैं यहाँ पे कि सबसे अधिक जो शोषित वर्ग था ये यही रहा था। बहुत अधिक बेगार का जो काम है वो भी जितने भी कृषक थे और जो काश्तकार, स्पेशली जो छोटे छोटे इन द सेंस कि इनसे जो इनके पास ना भूखंड था ना धन था अपने जरूरतों की पूर्ति के लिए, और इनके द्वारा जो इनका शोषण अंग्रेजी सरकार तो हम यहाँ कह सकते हैं, या इनडायरेक्टली यहाँ पे जो लंबरदारों के द्वारा, या यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है जो बिचौलिया और जो जमींदार फिर से जो उसका स्वरूप इख्तियार कर लिया था, ये कहीं ना कहीं कृषकों की जो दशा थी उसे और भी बदहाल या खराब करने का कार्य किया था। और यही कारण रहा होगा शायद कि इतना अधिक जो शोषण हुआ था ब्रिटिश शासन के अधीन में, महलवाड़ी व्यवस्था के अधीन। ये कहा जा सकता है यहाँ पे कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें बहुत अधिक लार्ज स्केल में हम कृषकों का पार्टिसिपेशन देखते हैं, जिनका कि हम बाद में अगर 1857 के विषय में अगर हम बात करेंगे कभी तो उसमें ये देखेंगे कि किस प्रकार से जो कृषक थे और उनके जो परिवार और जिस क्षेत्र से आते थे किस प्रकार से वो प्रभावित हुए थे और सैन्य सेवा के साथ में भी जुड़ते चले गए थे। ये बताता ही है कि किस प्रकार से जो कृषक थे उनकी स्थिति एकदम बदहाली की स्थिति में थी और इतने अधिक शोषक वर्ग या शोषित वर्ग की तरफ, और एक शोषक वर्ग जो तैयार हुआ था ये बांटने का काम किया था उस समय के समाज को भी। ये सिर्फ भू व्यवस्था के साथ में ही जुड़ा हुआ एक संरचना नहीं है या बंदोबस्त नहीं है, ये कहीं ना कहीं भारत का जो उस समय का भूमि का जो पूरा संरचना था, जो सामाजिक संरचना रहा था, जहाँ पे ग्राम समुदाय का बहुत महत्व होता था, जो गांव का प्रधान या मुखिया होता था उसका हम देखते हैं कि बहुत अधिक महत्व था। ये सभी कहीं ना कहीं खो गया था और पूरा ही परिवर्तित करने का काम किया था। भारत का जो उस समय का हम कह सकते हैं जो एक मूल ढांचा या मूल संरचना प्रारंभ से ही रहा था उसको बिल्कुल तहस नहस करने का काम किया था। महलवाड़ी व्यवस्था के विषय में और अधिक अगर हम बात करते हैं तो ये यहाँ पे जरूर कहा जा सकता है कि महलवाड़ी व्यवस्था ने कृषकों को जागरूक करने का भी काम किया था। शोषण के खिलाफ एक प्रकार से जब वो 1857 के विद्रोह से जुड़े तो वो आवाज भी उठाना इसके साथ में सीख गए थे। कोई भी व्यवस्था हो या विद्रोह हो या इतिहास के साथ में जुड़े हुए जितने भी इवेंट्स होते हैं वो कभी भी हम ये कह सकते हैं कि वो सीमित नहीं होता है, उसका दायरा बहुत अधिक विस्तृत होता है और वो जो उस समय का तत्कालीन जो स्थिति रहता है और उसके बाद के आने वाले जो स्थिति होता है, या हम कह सकते हैं जो उसके बाद में आने वाले इतिहास जो क्रिएट होते हैं उसको भी निर्धारित करने का काम करता है। उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपसे जो चर्चा महलवाड़ी व्यवस्था के विषय में किया है वो आपको पसंद आया होगा
और जो भी महलवाड़ी व्यवस्था के विषय में यदि हम पढ़ते हैं तो ये देखने को मिलता है कि रैयतवाड़ी और जमींदारी व्यवस्था के जितने भी एलिमेंट्स ढूंढे जाए वो महलवाड़ी व्यवस्था में हमें जरूर देखने को मिलता है। इसी के साथ धन्यवाद। स्टे कनेक्टेड विथ मी।